हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर आपने फिनिश कर दिया। आज बात कर रहे हैं अपन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पादपों में श्वसन। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करें, रेस्पिरेशन का क्या मीनिंग, श्वसन की बात करें क्या मीनिंग, तो अपन कहेंगे कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक यौगिकों का ब्रेकडाउन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन और इससे ऊर्जा का निर्माण होना, एनर्जी का निर्माण होना बाय एंजाइमेटिक प्रोसेस, एंजाइमेटिक प्रक्रिया के द्वारा। क्लियर? अब अगर बात करें इधर अपन ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग का मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि CO2 को रिलीज करना एंड O2 को अपटेक करना। ठीक है, वो ब्रीथिंग होना साफ। यहाँ मीनिंग होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बनिक यौगिक है, इनका टूटना विभिन्न एंजाइमों द्वारा और ऊर्जा यानी कि एनर्जी का निर्माण होना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर है? अगर हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखें तो C6 H12O6 प्लस और H6, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन हो भी सकती है और ऑक्सीजन नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करेगा किस प्रकार का श्वसन है। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे और CO2 रिलीज होगी प्लस H2 एंड प्लस एनर्जी, ऊर्जा। क्लियर? ये क्या ऊर्जा कितनी होती है ये अपन आगे जो है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे। क्लियर? तो ये जो है श्वसन की कंप्लीट क्या है, रिएक्शन है। बस यहाँ पर ऑक्सीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए श्वसन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आगे बात सुनो। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन में जनरली ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की बात की हम लोगों, यानी कि कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो जो कंपाउंड या जो यौगिक श्वसन में भाग लेता है, जिसका श्वसन में ब्रेकडाउन होता है, जो श्वसन में टूटता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, श्वसनीय उत्पाद, श्वसनीय अभिकारक या क्रियाकारक, श्वसनीय अभिकारक या क्रियाकारक। इससे बोला आप लोगों ने वे कार्बनिक यौगिक जो श्वसन में अभिकारक की तरह भाग लेते हैं या जिसके टूटने पर ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? तो देखिएगा, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट और लिपिड हो सकता है, और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? प्रोटीन होता है। डियर स्टूडेंट, अगर अपन बात करें तो जनरली या सबसे अधिकतम या सामान्यतः प्रथम रूप से अपने बॉडी में जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड पे ये फैट और लिपिड, थर्ड पे क्या होता है? प्रोटीन। इसका मतलब सबसे पहले अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, उसके बाद फैट और लिपिड, और उसके बाद इसका प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। आगे बात समझ में? अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या श्वसनीय अभिकारक क्या होंगे, क्रियाकारक क्या कार्बोहाइड्रेट होंगे, लिपिड होंगे या प्रोटीन होंगे, इसके आधार पर श्वसन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है।
ठीक है। नंबर 1 फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, प्लावी श्वसन, और दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्लियर? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक यानी कि जीवद्रव्य श्वसन। क्लियर? कब कहेंगे हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन? जब अभिक्रिया में, जब श्वसन की अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में कार्बोहाइड्रेट हो या फिर फैट हो, लिपिड हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्लावी जो है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहेंगे। और यदि क्या हो उसमें प्रोटीन एज ए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हो तो क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहेंगे। क्लियर? तो हमने रेस्पिरेटरी जो सब्सट्रेट के बेसिस पे श्वसन या अभिकारक के आधार पर हमने दो पार्ट में जो है डिवाइड किया इसको, श्वसन को। क्लियर है? अब अभी मैंने कहा कि अभिक्रिया में ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी, इसके आधार पर, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को, रेस्पिरेशन को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। किसकी उपस्थिति के आधार? एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। क्लियर है? एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, ऑक्सीजनिक श्वसन भी कह सकते हैं, और एनएरोबिक को एनऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। क्लियर? और अनऑक्सीजनिक श्वसन भी कह सकते हैं। अब क्या होगा देखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी अवायवीय श्वसन हो सकता है। क्लियर है? अब अगर हम इसकी रिएक्शन देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखें तो क्या होगी? C6H12O6 plus 6O2 gives then 6CO2 plus 6H2O प्लस अपन कह सकते हैं कि 38 या 36 ATP, या अपन कह सकते हैं 586 किलो कैलोरी एनर्जी। क्लियर है? ये किसकी होगी? वायवीय श्वसन की जो है रिएक्शन होगी। अवायवीय श्वसन की देखें, अगर अपन अवायवीय श्वसन की रिएक्शन देखें तो क्या होगा? C6H12O6 without oxygen, C2H5OH plus CO2 plus 56 किलो कैलोरी एनर्जी या 2 ATP। अब देखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो मैंने रिएक्शन बनाई है, ये रिएक्शन किसकी है? वायवीय श्वसन की है। ये रिएक्शन बनाई है, ये अवायवीय श्वसन की रिएक्शन है। पहले बात, यहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, यहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। आरी बात। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है वायवीय श्वसन में कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, पूर्णतया ऑक्सीकरण हो रहा है, जिससे CO2 और H2 रिलीज हो रहा है एटीपी। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिएगा, ये जो है अल्कोहल बात कर सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनकंप्लीट जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है।
अपूर्ण ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का या कोई भी कार्बनिक यौगिक है, क्लियर है, अपूर्ण ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर इसमें देखिएगा इस रिएक्शन में CO2 रिलीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्लियर, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो है अपूर्ण ऑक्सीजन के दौरान यहाँ पर किस प्रकार का यौगिक बन रहा है, क्या वो अल्कोहल बन रहा है, क्या लैक्टिक एसिड बन रहा है, क्या ब्यूटारिक एसिड बन रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि CO2 रिलीज होगी या नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण लगभग 38 या 36 ATP बन रही है, यहाँ पर केवल 2 ATP बन रही है। इसका मतलब अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण क्या होता है, बहुत ही कम होता है कंपैरेटिवली वायवीय श्वसन के, क्लियर, जबकि यहाँ क्या होता है, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, मोर एनर्जी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर। आगे देखते हैं। अब वायवीय श्वसन जो है वो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, जबकि अवायवीय श्वसन केवल साइटोप्लाज्म में होता है, क्लियर है। वायवीय श्वसन उच्च पादप और उच्च जंतुओं में होता है, हायर प्लांट और हायर एनिमल्स में होता है, जबकि ये फंगस की बात करें यानी कि कवक की, और बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, इनमें जो है अवायवीय श्वसन होता है, क्लियर। तो ये वायवीय और अवायवीय का जो है डिस्क्रिप्शन भी हो गया और दोनों में जो है डिफरेंस भी हो गया, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिएगा, अब यहाँ एक अगर हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, अगर हम वायवीय श्वसन की क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हम उसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, तो देखेंगे डियर स्टूडेंट दोनों में चाहे वायवीय श्वसन हो अवायवीय श्वसन हो, जो इनिशियल पाथवे होगा, जो आरंभिक पथ होगा वो समान होगा, कॉमन होगा, उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। एक बार वापस सुनिए इस बात को कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चाहे वायवीय श्वसन में हो चाहे अवायवीय श्वसन में हो, प्रारंभिक रूप से किस पाथवे के द्वारा होगा, ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब डियर स्टूडेंट एरोबिक और एनारोबिक दोनों का ग्लाइकोलाइसिस क्या है, कॉमन पाथवे है, सामान्य पथ है, दोनों में होगा, क्लियर है, बात समझ गए। अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि, क्लियर है, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि में फर्स्ट अपन पढ़ते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या मैकेनिज्म है। वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन की क्या क्रियाविधि, वायवीय श्वसन कैसे कंडक्ट होता है कोशिका में, उसकी बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, वायवीय श्वसन 3 चरणों में 3 पाथवे में कंप्लीट होता है। नंबर 1, अभी जैसे मैंने आपको कहा इनिशियल पाथवे ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा डियर स्टूडेंट क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, और तीसरा जो है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। 3 पाथवे में वायवीय श्वसन कंप्लीट होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण, क्लियर, इन 3 पर। अब देखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कहाँ होगा, तो पहले बात कर चुके हैं साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसका हम पहला स्टेप शुरू करते हैं और वो है अपने पास ग्लाइकोलाइसिस। क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है मैंने पहले ही बता दिया कि चाहे वायवीय श्वसन हो अवायवीय श्वसन हो, इसका कॉमन पाथवे है, दोनों में होगा। आरंभिक ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस से वायवीय श्वसन में भी होगा और अवायवीय श्वसन में भी होगा। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, क्लियर है।
ये कॉमन पाथवे है वायवीय और अवायवीय श्वसन का बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को एम्डेन, मेयरखॉफ और जे पार्नास ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहते हैं, ईएमपी। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवर, ठीक है, कौन किसने खोजा था उसके आधार पर इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड। क्लियर है, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 3 कार्बन के अणु पायरुविक अम्ल में होता है, पायरुविक एसिड में होता है, ठीक है। तो कितने, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। आगे बात समझ। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का अनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल बात है, क्योंकि हमने कहा वायवीय श्वसन में भी होता, अवायवीय श्वसन में होता, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पाथवे क्या है। ग्लाइकोलाइसिस में देखिएगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन से ये रिएक्शन आरंभ होगी, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। कैसे होगा ये स्टूडेंट, कि यहाँ पर जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो है एटीपी कंज्यूम होगी और एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, यानी कि इसका मतलब ये जो रिएक्शन आरंभ होगी एटीपी या एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है, प्रोसेस है। यहाँ पर एक्टिवेटर के रूप में मैग्नीशियम 2+ आयन की रिक्वायरमेंट होगी और जो एंजाइम होगा वो होगा हेक्सोकाइनेज। क्लियर। इसके बाद ये ग्लूकोज फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम होगा यहाँ पर आइसोमेरेज, जो फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, चेंज करता है। फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट। इसका मतलब यहाँ पर ये और एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है, यहाँ पर जो है फिर से एटीपी का यूज होगा और किसमें कन्वर्ट होगी, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। क्लियर। और एंजाइम काम में आएगा यहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीएफ के कहते हैं, ठीक है। ये रेट लिमिटिंग स्टेप भी है। आगे बात समझिए। अब ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है आगे कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा 3-PGAL में, 3-फॉस्फोग्लिसराइड में, और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल जो है यौगिक है, कंपाउंड है, इसके लिए एंजाइम आइसोमेरेज की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ एंजाइम होगा एल्डोलेज। तो ये ग्लूकोज का यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है। तो ये जो स्टेप है, ये जो रिएक्शन है, ये जो यहाँ पार्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, इसको कहते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज या ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण अवस्था, ठीक है। इसको क्या, क्योंकि देखिएगा आरंभ में एटीपी का यहाँ पर उपयोग हो रहा, बंद नहीं रही है, एटीपी यहाँ खर्च हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनर्जी उपयोग जो है अवस्था पाथवे कहते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये जो 3-PGAL है,
ये जो 3PGL है ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा 1,3PGA में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है H3PO4, क्योंकि यहाँ पर और फॉस्फेट तो कहाँ से आएगा, फॉस्फोरिक एसिड से आएगा, प्लस यहाँ एंजाइम जो होगा वो क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉलेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। मेन एंजाइम क्या है इसका, डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। तो होगा फॉस्फोग्लिसरॉलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। अब यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट कि ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। तो यहाँ पर PGL कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। इसका मतलब इसके कितने अणु बनेंगे, 3PGL के 2, इसके भी कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, यहाँ पर NAD+ से NADH2 का निर्माण हो रहा है। क्लियर है, किसका निर्माण हो रहा है, NADH2। ये स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि फोटोसिंथेसिस में यही मॉलिक्यूल किस फॉर्म में था, NADPH2 के फॉर्म में था, NADPH2 के रूप में था। जबकि यहाँ NADH2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित है। NADPH, इसके 2 मॉलिक्यूल है, तो ये भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, NADPH2 के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। आगे देखिएगा, अब ये 1,3PGA जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, 3PGA में। इसका मतलब एक फॉस्फेट यहाँ पर प्रत्येक मॉलिक्यूल से इसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, प्रत्येक मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट निकला, इसका मतलब इसमें किसका निर्माण होगा, ATP का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा ATP से, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। कितनी ATP बनेगी, 2 ATP का निर्माण होगा। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ एंजाइम कहाँ आएगा, वो आएगा ट्रायोस फॉस्फेट जो है ट्रांस फॉस्फोराइलेज। कौन सा होगा, ट्रांस फॉस्फोराइलेज, इस स्टेप में। क्लियर है। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये जो 3PGA है, अपन इस प्रकार से यहाँ आगे रिएक्शन को लेते हैं। ये जो 3PGA ये कन्वर्ट हो जाएगा 2PGA में, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। क्लियर है। यहाँ एंजाइम काम आएगा म्यूटेज। कौन सा आएगा, म्यूटेज, मेन एंजाइम है म्यूटेज। ये जो 2PGA है, ये 2PGA है वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फो, ये सब जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये सब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर है। तो फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। इस समय यहाँ पर क्या होगा, H2 रिलीज होगा, H2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एंजाइम जो होगा यहाँ पर इनोलेज होगा। ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो मैंने फर्स्ट स्टेप एरो बनाई, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट बन जाएगा क्या, लास्ट में पाइरुविक एसिड, जो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, जो 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, इसके भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2, सबके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे। अब फिर से यहाँ पर क्या होगा, इस स्टेप पे ATP 2 मॉलिक्यूल है तो कितने ATP बनेंगे, 2 ATP का यहाँ पर निर्माण होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। एंजाइम यहाँ पर होगा वो होगा पाइरुवेट काइनेज। एंजाइम कौन सा होगा, पाइरुवेट काइनेज होगा। क्लियर है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इस स्टेप के बारे में। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का जो हमने ये फेज थी इसको क्या बोला, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बोला। ठीक है। अब जो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बात करें, यहाँ से मतलब 3PGL से आगे की हम बात करें और इसको अगर यहाँ तक लेके जाएं, यहाँ तक जहाँ पाइरुविक एसिड बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पे ऑफ फेज। इसको क्या बोलते हैं, पे ऑफ फेज बोलते हैं। सुनाई दे रहा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कौन सा, एक बार वापस बात कर रहा हूँ, इस स्टेप को, इन स्टेप को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के एनर्जी कंज्यूमिंग, जबकि इससे आगे वाले स्टेप को बोलते हैं पे ऑफ या एनर्जी रिलीजिंग जो है, या एनर्जी एक्सटेंशन। ठीक है। ऊर्जा मुक्त जो है अपन क्या कह रहे हैं, अवस्था बोले जाते, पद बोले जाते हैं। आ रही बात समझ में। अब देखिएगा एक और फिर से इंपॉर्टेंट बात, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर SLP। ठीक है। इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट
लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, अभिकारक स्तर पर फॉस्फोरिलीकरण। इसका क्या मीनिंग होता है कि डियर स्टूडेंट, यदि कोई रिएक्शन में अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद, और उसमें अगर डायरेक्ट ऊर्जा जो बन रही है वो एटीपी के रूप में बन जाए, किसी दूसरे एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में ना बनकर एटीपी के रूप में। फॉर एग्जांपल आप इस स्टेप को देखो, इस स्टेप में क्या हो रहा है, हमको डायरेक्ट ऊर्जा मिल रही है वो एटीपी के रूप में मिल रही है। इस स्टेप में देखो डायरेक्ट ऊर्जा मिल रही है एटीपी के रूप में, यहाँ मिल रही है क्या, यहाँ नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये स्टेप एसएलपी है, ये स्टेप क्या है, एसएलपी लेवल का स्टेप है। समझ में आ रही है? यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनते वक्त यदि अपने को ऊर्जा डायरेक्ट एटीपी के रूप में मिल जाए, ऐसे स्टेप को क्या कहते हैं, एसएलपी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा इसका हम थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस के समरी की बात करते हैं कि क्या है यहाँ पर, मेनली वही है आपको जो समझना है। ठीक है, क्या है कि अगर हम इसकी समरी की बात करें, ठीक है, या हम इसके संक्षेप की बात करें तो देखिएगा ये कि ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण हो रहा है, 2 अणु पायरुविक अम्ल। ठीक है। दूसरा डियर स्टूडेंट, आप देखो एनर्जी के लिए, तो डियर स्टूडेंट ये 2 NaDH2 मिल रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, 2 अपने को क्या मिल रहे हैं, NaDH2। ये देख रहे हैं आप इस स्टेप पे 2 ATP यहाँ मिल रही है और 2 ATP यहाँ, टोटल कितनी ATP मिल रही है हमको, 4 ATP मिल रहे हैं। ठीक है। और एक बात को यहाँ से गौर से सुनिए कि जब इसका ऑक्सीकरण होगा, जब इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, तो एक NaDH2 कितने ATP देगा, 3। वापस सुनिए एक बार कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 NaDH2 बन रहे हैं इस स्टेप पे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, और 2 ATP यहाँ, 2 कितने ATP मिल रहे हैं, टोटल 4। अब मैं कह रहा हूँ कि जब NaDH2 का ऑक्सीकरण होगा तो एक NaDH2 कितने ATP छोड़ेगा, 3। तो 2 NaDH2 से कितनी ATP होगी, 6 ATP प्लस ये 4 ATP, टोटल कितनी ATP बन गई ग्लाइकोलाइसिस में। ध्यान रखिए क्वेश्चन को, टोटल बोले जाए तो कितनी, 10। लेकिन आप देख रहे हैं 1 और 2 ATP के पहले क्या हो रहा है, हमको खर्चा हो रहा है, हमको 2 ATP का खर्चा हो रहा है, यानी कि -2 ATP। तो हमको नेट ATP कितनी मिली, शुद्ध ATP कितनी मिली भाई, तो शुद्ध ATP मिली हमको 8। बात समझ रहे हैं? वापस हम ग्लाइकोलाइसिस की समरी की बात कर रहे हैं, 2 NaDH2 यहाँ मिल रहे हैं, 4 ATP SLP लेवल पे मिल रहे हैं, तो एक NaDH2 से 3 ATP, टोटल 6 ATP, 6 और 4 कितने हुए, 10। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बनी है, टोटल बनी है 10। लेकिन 2 का क्या हो गया यहाँ पर, खर्चा, पहले 2 हमने खर्च कर दिए, वो हम लॉस करेंगे, तो नेट ग्लाइकोलाइसिस में कितनी ATP बनी है, 8 ATP, शुद्ध ATP कितनी बनी, 8 ATP। ठीक है। तो इसका आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे खास तौर पर इन क्वेश्चन का, शुद्ध में और नेट में। ठीक है। और कितनी SLP लेवल पे। क्लियर? अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यदि वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट 3-PGL दे दिया जाए, क्वेश्चन को घूर से सुनना, कि ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट 3-PGL दे दिया जाए तो ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितनी ATP बनेगी शुद्ध, तो फिर आंसर होगा वहां 10, क्योंकि ये खर्चा हुआ ही नहीं अपना। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, तो ये अपना फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस वाला कंप्लीट हो गया। कल हम क्रेब्स साइकिल और ETS यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।